आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूपी के चुनावी दंगल में बीजेपी अपने संकल्प के गाजे बाजे के साथ उतर चुकी है। संकल्प यानी बीजेपी का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में लुभावने वादे हैं, काम करने के इरादे हैं, साथ ही राम मंदिर, पलायन, 3 तलाक जैसे विवादित मुद्दे भी हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र पर मायावती का कहना है कि पहले वो अपने 2014 के किए वादे तो पूरे करें। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर राम मंदिर या राम बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए जरूरी क्यों है? क्या बिना राम के बीजेपी संकल्प पत्र नहीं बना सकती है? ऐसे ही कुछ सवालों पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। ट्रिपल तलाक पर एक मुकदमा लंबित है, जिस पर स्टैंड लेना है सरकार। हम प्रदेश भर की मुस्लिम महिलाओं की इच्छा पूछेंगे। नई सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। यूपी में भाजपा लाएंगे, यूपी में कमल खिलाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपना संकल्प पक्ष जारी किया। इसमें सिर्फ राम मंदिर और 3 तलाक का ही मुद्दा नहीं, बल्कि वो विवादित मुद्दे भी शामिल थे जिन्हें महीनों से बीजेपी जोर शोर से उठाती रही है। चाहे वो कैराना हो या फिर अखिलेश सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप हो। पश्चिम के क्षेत्र में पलायन का मुद्दा हो या थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात हो, कोई सरकार अगर वोट बैंक की राजनीति के कारण तुष्टीकरण कर चलती है तो वह सरकार सब नागरिकों को न्याय नहीं दिला सकती। हालांकि इन मुद्दों के अलावा बीजेपी ने यूपी के लिए कई लुभावने वादे भी किए, जिसमें गरीब घर में बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए की मदद, विधवा पेंशन के लिए उम्र सीमा खत्म करना, हर जिले में महिला थाने बनाना, 5 साल में हर गांव में 24 घंटे बिजली की सुविधा पहुंचाना, सभी कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा देना, गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देना, छात्रों को लैपटॉप और 1 GB डेटा फ्री देना शामिल है। इसके अलावा बीजेपी ने अपराध खत्म करने का नारा भी लगाया। दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग तो इनके कतई भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जिनके आरक्षण को ये लोग खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आते ही फिर मौका पाकर इसे कभी भी कानूनी तौर से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, क्या ये जो घोषणा वो कर रहे हैं उन राज्यों में ये लागू हो गई है? वहां तो 3 बार इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। किसको ये धोखा देना चाहते हैं? राम मंदिर को लेके कहा है कि संवैधानिक तरीके से बनाएंगे, फ्री में। तो क्या संवैधानिक तरीके से इन्होंने तोड़ा था उसे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। सवाल यह है कि आखिर कब तक बीजेपी का संकल्प या घोषणा पत्र राम का नाम लेता रहेगा? क्या विपक्ष का ये आरोप सही है कि बीजेपी राम के नाम पर सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलती है? तो बीजेपी के इन चुनावी वादों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता पीएल पुनिया साहब हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जूही सिंह हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता अहमद खान साहब हैं, रिसर्च एजेंसी लोकल सर्कल के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर के यतीश राजावत हमारे साथ हैं और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हैं। समित, शुरुआत कार्यक्रम की और चर्चा की मैं आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी का लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसको लेकर बीजेपी बहुत गदगद नजर आ रही है, लेकिन घोषणा पत्र की आखिरी लाइन जिसमें राम मंदिर का निर्माण संवैधानिक प्रक्रिया से होगा, इस बात का जिक्र किया गया। घोषणा पत्र में एक लाइन, वो भी संविधान के मुताबिक, वहीं दूसरी तरफ आपके ऐसे बहुत सारे नेता जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, कुछ नाम गिना दूंगी यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, प्रवेश राणा, हाल ही में पिछले हफ्ते केशव प्रसाद मौर्य जब राम मंदिर की बात करते हैं तो वो किसी भी हद पर जाकर बोलते हैं हम तो बनाकर ही रहेंगे। तो आखिर ये बताइए कि ये फर्क क्यों है? घोषणा पत्र में आप एक लाइन का जिक्र करते हैं और उस लाइन का ऐसा लगता है आपके नेता जनता के बीच जाकर उत्तर प्रदेश में विस्तार करते हैं। नहीं प्रीति जी, मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अभी भी आप देखिए, इतना बढ़िया घोषणा पत्र आया है
मैं कहूंगा बदहाली से खुशहाली की तरफ यूपी को लेने का घोषणा पत्र आया है। किसानों की ऋण माफी की बात की गई है और किस प्रकार से धान खरीदा जाएगा उसकी बात की गई है। बहुत सारी और बातें हैं। आप खुद कह रही हैं कि आखिरी लाइन में राम मंदिर के विषय में वो भी संवैधानिक तरीके से बनेगा, ये जिक्र किया गया है। मगर डिबेट में आप पहला प्रश्न राम मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी रिएक्शन में पहला विषय राम मंदिर का लाते हैं। संबित जी, वो इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि राम के बिना आपकी कोई वस्तु पूरी ही नहीं होती है। घोषणा पत्रों की फहरिस्त अगर सामने रखी जाए तो उसमें राम मंदिर का जिक्र होता है, फिर आप कहते हैं कि राम मंदिर के बारे में ही क्यों पूछा जाता है? प्रीति जी, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा इतने अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा। और जो प्रश्न था आपका कि राम के बिना आपका तो कोई वस्तु पूरा नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई राम के बिना हम में से किसी का जीवन ही पूरा नहीं होता है। तो ये घोषणा पत्र क्या चीज है? अब ये संसार पूरा होता है क्या राम के बिना? मैं एक उदाहरण देता हूं। आज मैं सुबह टीवी ऑन करके आदरणीय राहुल गांधी जी के भाषण को सुन रहा था। पंजाब में वो भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ इटली की है, और मैं गर्व से कहता हूं कि उन्होंने एक वाकया सुनाया इटली का। आप बताइए, अगर गर्व से राहुल गांधी जी अपनी माँ का इटली के साथ जोड़कर कह सकते हैं कि इटली से आकर उनकी माँ हिंदुस्तान पर इतने बढ़िया पद तक पहुंची, तो मैं अपने भगवत श्री राम जिन्होंने करोड़ों करोड़ों वर्ष का इतिहास हिंदुस्तान से है, हिंदू संस्कृति नहीं हिंदुस्तान की मिट्टी की संस्कृति का है, उस राम के नाम को लेने से आपके जो विरोधी हैं शर्माऊं, वो अब आपके लिए कहने लगे हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख वही बताएंगे। तो आप तारीख भी बता दीजिए। नहीं, मैं अपने विरोधियों से पूछता हूं कि तारीख वो बता देना। अगर वो वाकई चाहते हैं कि राम मंदिर वहां बने जैसा कि हम चाहते हैं, तो आज यही फैसला हो जाए। आज तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कद्दावर नेता बैठे हुए हैं, वो एक एक कागज में तारीख लिख के दे दें और यही आज नेटवर्क 18 के डिबेट में ही फैसला हो जाए कि वो जो तारीख मुकर्रर कर देंगे हम उसी तारीख को बना देंगे। ऐसा लगता है कि आप कुछ कहते हैं, आपका घोषणा पत्र जो लाइन आपको आप कह रहे हैं वो कहता है, लेकिन जब आपके नेता जनता के बीच उतरते हैं, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, प्रवेश वर्मा, वो जब जनता के बीच जाते हैं तो वो तो बड़े ताल ठोक कर कहते हैं कि हम मंदिर बनाकर रहेंगे। वो तो ये कहते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर बनेगा और फिर चुनाव में हम जाएंगे। तो ये एक बड़ा विरोधाभास नहीं लगता है फिर? बिल्कुल नहीं। आप किसी का भी बयान दिखा दीजिए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी का हो, और आज तो आदरणीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि संवैधानिक संवत तरीके से जो संविधान कहती है उसके अनुसार जो तरीका निकलेगा वैसे बनाएंगे। आप जहां तक मंदिर बनने का विषय है, मंदिर तो बना हुआ है, भव्य मंदिर निर्माण का विषय है। विवादित ढांचे पर आज भी मंदिर है, रामलल्ला वहां पूजे जाते हैं, तो मंदिर बनना तो भव्य मंदिर बनना शेष है। अच्छा, विनोद बंसल जी को मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी चर्चा में। विनोद बंसल जी, आज बीजेपी का जो घोषणा पत्र सामने आया है उसमें एक लाइन है, राम मंदिर संवैधानिक प्रक्रिया से बनेगा। आप खुश हैं इस लाइन से? घोषणा पत्र में ये लाइन शामिल की गई है। प्रीति जी, देखिए, राम इस राष्ट्र के निर्माता हैं, इसका राष्ट्र का चरित्र और उसकी जो रग रग में बेसिकली राम बसे हुए हैं। भगवान राम का मंदिर अगर उसके जन्मभूमि पर नहीं बनेगा तो दुर्भाग्य इस देश का है कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी वो मंदिर कहाँ बनाएगा? सर, मैं आपसे जो लाइन पूछ रही हूँ उस पर मुझे जवाब दीजिए। संविधान के मुताबिक राम मंदिर बनेगा, बीजेपी के घोषणा पत्र में ये लाइन, आप सहमत है? आप खुश हैं ये लाइन इस तरह से है? हमने शुरू से ही प्रीति, यानी कि कोर्ट के हिसाब से कोर्ट जो फैसला देगा, हम शुरू से इस बात को कहते हैं कि संविधान सम्मत ही राम मंदिर बनाएंगे। और संतों ने भी आज नहीं, संविधान सम्मत, सुनिए, संविधान सम्मत, देखिए, संविधान सम्मत आप क्या बनाएंगे? वो तो कोर्ट फैसला करेगी। नहीं, कोर्ट फैसला नहीं करेगा, यही बात मैं कह रहा हूं आपको। देखिए, हर निर्णय का, हर बात का निर्णय कोई कोर्ट नहीं किया करते। अब आप देखिए, संतों ने क्या बात कर रहे हैं आप? अरे प्रीति जी, मेरी बात तो सुनिए ना। मैं कह रहा हूं कि जब सोमनाथ का मंदिर संसदीय कानून के माध्यम से बन सकता है, तो आखिरकार भगवान राम का भव्य मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, 30 सितंबर 2010 को निर्णय आया, उस निर्णय के बाद में आज 6 साल को समझाइए, आज 6 साल कानून सम्मत बनेगा या कैसे बनेगा? हम बनवाएंगे। सुन रहे हैं आप विनोद बंसल जी को? वो कह रहे हैं कोर्ट क्या बनवाएगा? नहीं, संसदीय कानून के माध्यम से बनेगा। विनोद बंसल जी ने कुछ नहीं, विनोद बंसल जी ने कुछ अलग तो नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि संविधान सम्मत बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली बनेगा। उन्होंने तो कहा। सुनते रहिएगा, आपके पास आ रही हूँ अब। हाँ, सम्मत कहिए। हाँ,
नहीं, मैं तो ये विनोद जी को मैंने सुना, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा संविधान सम्मत बनेगा, और संविधान सम्मत में बहुत ऑप्शन है, जैसे कंसेंसस भी एक ऑप्शन है जो कि कोर्ट के बाहर हो सकता है। एमएस खान साहब, अगर बैठ के बात संबित बहुत गोल गोल बात कह रहे हैं। बंसल साहब कह रहे हैं कि हम भी कानून की बात करें, फिर कह रहे हैं कि कानून थोड़ी बनाएगा वो, हम बनाएंगे। तो जरा बताइए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप क्या समझ रहे हैं ये बताइए। कानून का विरोध नहीं किया सर, सुन लेते हैं एमएस खान साहब को, सुन लेते हैं एमएस खान साहब को, सुन लेते हैं एमएस खान साहब को, सुन लेते हैं एमएस खान साहब। जी, देखिए, कानून की बात ये नहीं मानते हैं ये लोग। कानून को तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस वक्त आप इनको ये कह देंगे अगर हम बाबरी मस्जिद तो ये बिगड़ जाएंगे, ढांचा कह दें तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। जिसका बाबर से नाम हुआ मस्जिद कैसे हो सकती है? अरे बाबर जैसा आतंकवादी आता था, देश के ऊपर आक्रमण करने वाला, आप कैसे उसको बाबर से मस्जिद को जोड़ रहे हो यार? आप सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हो बैठ करके राजनीति के कारण। अरे वो मस्जिद थी नहीं, बाबर का नाम नहीं लिया कोर्ट देखिए, तीनों जजों ने सर्वसम्मत निर्णय दिया था कि वो किसी भी तरह से मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा था, पाप का एक गढ़ था। वो जो अपने बाबर के कुकर्मों का अड्डा था बेसिकली। आप उसको मस्जिद कह करके आप सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एमएच खान साहब, आप छोटी सी राजनीति के लिए पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। बाबर से किसी का संबंध क्यों हो सकता है? विनोद जी, आपकी बारी में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, आप एमएच खान साहब को सुन तो लीजिए, आपको रिएक्ट करने का भी मौका मिलेगा। जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि ये इतना ज्यादा इनकी परेशानी हो रही है। ये अगर मान लीजिए ये कहते हैं ढांचा था, तो ढांचा जिस वक्त गिरा उस वक्त क्या था? और उस वक्त के मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हलफनामा झूठा दाखिल किया, और वो ढांचा जिसको ये कहते हैं वो मस्जिद थी, वो गिर गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा सुनाई। इससे इनकार कर सकते हैं? इससे इनकार कर सकते हैं ये? अरे 30 सितंबर 2010 के निर्णय को तो पढ़ लीजिए। अलाउद्दीन उच्च न्यायालय के निर्णय में साफ साफ कहा है कि वो मस्जिद थी नहीं किसी तरह। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं थी वो। आप जबरदस्ती इसको मस्जिद कह करके देश में दंगा भड़काने चाहते हैं। आपके पास आना चाहती हूँ जूही, बार घोषणा पत्र जब भी बीजेपी का सामने आता है उसमें राम का जिक्र होता है। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता है कि राम के भरोसे वोट मिल जाएंगे, भले ही संवैधानिक प्रक्रिया का वो हवाला घोषणा पत्र में दे दें? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको छोड़िए। इन्होंने आज कानून जो कॉपीराइट कानून है, मैं एक संकेत, आप जो समझिए, सांकेतिक रूप से इनके ऊपर मैं एफआईआर लिखवा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारा घोषणा पत्र जो है कॉपीराइट पेटेंट कानून का उल्लंघन करते हुए पूरा का पूरा उतार दिया है। वो सारी योजनाएं तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी चल रही हैं। बैठी है, जल्दी जाइए एफआईआर लिखाने के लिए। लिखा देंगे संबित जी, जल्दी क्या है, अभी तो इलेक्शन आने दीजिए। एफआईआर लिखा के आइए ना, ब्रेक के बाद मिलेंगे फिर। आप जल्दी जाके ब्रेक में एफआईआर लिखवाइए। जी कल लिखा देंगे। अभी अमित शाह ने कहा है धोखा दिया, कहा गई सर। आप कहते हैं कि आप दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ऑलरेडी टॉप पर है। डायल 100 स्टैब्लिश कर चुके हैं, महिला थाने स्टैब्लिश हो चुके हैं, महिला प्रकोष्ठ, सम्मान प्रकोष्ठ स्टैब्लिश हो चुका है। कुछ पढ़ लीजिए, होमवर्क करके लैपटॉप वितरण अब आप करने वाले हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि और गोवा वगैरह में करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक नहीं हुआ है उसके बारे में बताओ आप। 1 मिनट, ऐसा है कि राम मंदिर पे वक्तव्य हो चुका है और आप कानून नहीं मानते हैं। आपने कह दिया है कि हम कानून को नहीं मानेंगे। आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवा के बड़ा कानून का पालन किया था। बहुत बढ़िया जूही जी, वास्तव में आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ये पद्म पुरस्कार तो सपा को मिलना चाहिए, जिन्होंने राम भक्तों को गोलियां चलवा करके निहत्थे कार सेवकों को मारा था, और दर्जनों कार सेवक मरे थे, उसमें हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। पता नहीं उनका कहाँ गए वो। पुनिया जी के पास मैं जाना चाहती हूँ। पुनिया जी मेरे पास 30 सेकंड का वक्त है सर, माफी चाहूंगी देर से आ पाई आपके पास। मुझे ये बताइए, बार बार जब भी जिक्र होता है उत्तर प्रदेश में विकास की बात की जा रही थी, आज घोषणा पत्र में सब सुन रहे थे, सब गदगद हो रहे थे। हालांकि जूही जी कह रहे हैं कि कॉपीराइट ऐसा लग रहा है, मैं जा रही हूँ मामला दर्ज करने। क्या आपको लगता है कि विकास की राह चलते चलते राम का सहारा जब तक नहीं मिलेगा बीजेपी को, तो नैया पार नहीं होगी? पुनिया जी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। क्योंकि ये इतने सभी लोग एक साथ बोल रहे थे, कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या कौन बोल रहा है। ये घोषणा पत्र एक औपचारिकता है
और भारतीय जनता पार्टी ने वो औपचारिकता को पूरा किया है। किसानों की बात की है, मध्यम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात की है कि उनका कर्ज माफ करेंगे, लेकिन अभी 2-3 साल से किसानों की हालत थी, जो कर्ज माफ करने की डिमांड थी, तो उन्होंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। और यहां तक जो राम मंदिर का सवाल है, जो अमित शाह जी ने कहा जो घोषणा पत्र में, हमें अच्छा लगता अगर ये पहली लाइन से शुरू करते कि हम भव्य निर्माण राम मंदिर का निर्माण करेंगे तो ठीक था, लेकिन इन्होंने आखिर में औपचारिकता पूरी करने के लिए इन्होंने किया है। और दूसरा, हम चाहते थे कि अमित शाह जी ये भी तय कर देते कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, क्या वो कानून बनाने के माध्यम से, क्या संविधान संशोधन करने के माध्यम से, या कोर्ट के आदेश का इंतजार करने से है, और कोर्ट के आदेश क्योंकि लंबित है सुप्रीम कोर्ट मुझे ब्रेक लेना है। यतीश राजावत के पास मैं नहीं आ पाई हूँ, मैं ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तब बीजेपी के घोषणा पत्र में 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र हुआ। वो ऐसे मुद्दे थे जो विवादित हैं, उनकी मौजूदगी कितनी जरूरी थी बीजेपी के घोषणा पत्र में, जिसमें 3 तलाक का मसला है, जिसमें मामला राम मंदिर का है, और जिसमें तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय जिसका जिक्र मैं लगातार कर रही हूं वो है कैराना का। इस पर हम चर्चा को दोबारा वापस लेकर आएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक। हम लगातार चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ लगभग 3 ऐसी बातें हैं जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि आखिर बीजेपी को इन 3 मसलों को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। समित, एक बार फिर से मुझे आपके पास आना पड़ेगा। जिस तरह से ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था राम मंदिर का, उसके बाद 3 तलाक का मसला और कैराना, अगर आपके इस मैनिफेस्टो में इन 3 बातों का जिक्र होता है तो इसका मतलब क्या जाता है कि आप विवादित मसलों को छूना चाहते हैं और ये समझ रहे हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा उत्तर प्रदेश की जनता पर। ये विवादित क्यों है? नंबर 1, आपने ट्रिपल तलाक को विवादित कहा। देखिए, ट्रिपल तलाक पे तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उनकी एफिडेविट मांगा, उनकी राय मांगी। यही तो सवाल है, जब ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है इसमें, तो आपको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा क्यों बनाना पड़ा इसे? क्यों नहीं? अगर महिलाओं के अधिकार की बात हो तो उसको मैनिफेस्टो से दूर रखने की क्या आवश्यकता है? केवल धर्म के आधार पर अगर हम सच्चाई को ना देखें तो मुझे लगता है ये सत्यता नहीं वही होगी। तो सवाल पूछ रहे हैं अगर आपसे। मुस्लिम बहनों ने मतलब ये क्या वाकई में इतना बड़ा मसला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर एक्शन ले रही है और फिर स्टेट गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो के लिए जो तैयारी हो रही है उसमें भी उसका जिक्र होना चाहिए? ये मैं समझना चाह रही हूँ आपसे। प्रीति जी, ससम्मान कहूंगा, आप देश की एक जानी मानी एंकर हैं और यहाँ हमारी बहन रितु जी भी बैठी है, वो भी एक महिला है। आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या ट्रिपल तलाक एक इतना बड़ा मसला है कि उस पर इतनी बातें की जाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन बहनों केंद्र सरकार पहले ही इस पूरे मामले में बहुत तेजी से संज्ञान ले रही है। आप बात को समझते नहीं है संबित जी, आपके पास जवाब नहीं, उसके आपके सारे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप लोग पार्टी मत हो जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ प्रीति जी का। अरे साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, नंबर 1, हाँ, केंद्र सरकार ने अपना एक एफिडेविट रखा, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एफिडेविट रख सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, इससे कोई बुराई नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट, अगर देखिए उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम महिलाएं किसी प्रकार से ट्रिपल तलाक को लेकर कोई राय रखती हैं तो केवल इनको अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए लाते हैं। आपको याद है रितु जी, मैं याद दिलाऊं, आपने ऐलान किया था कि जो मुस्लिम लड़के या मुस्लिम युवा आतंकवाद के मसले पर बंद है आप उनको छोड़ देंगे। उससे तो बड़ा, उससे बड़ा मसला तो ये है। इनको बोलिए कि मेरा नाम नहीं, जूही जी को मैं याद दिला दूं, इन्होंने 2012 में कहा था कि जो मुस्लिम याद नहीं है सर। चलिए जो कहा था वो हमें याद है ना, वो बीएसपी सपा कभी आप लोग ऐसे अलायंस कर रहे हैं कि मैं बीच में नाम भूल जाता हूँ, क्षमा करिएगा। आप बताएं
ना चिंता मत करिए, आप तो उन मुस्लिम युवाओं को छोड़ना चाहते थे जो जो आतंकवाद में सम्मिलित थे। अभी हम पे क्या पूछ रहे हैं आप? ट्रिपल तलाक पे आप इस प्रकार महिलाओं के खिलाफ, आप एक महिला होते हुए महिलाओं के खिलाफ बोल रही है। आप चिंता करिए, एक महिला होते हुए महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार आप बोल रही हैं? ये तो बहुत धिक्कार का विषय है। एक महिला हो कि आप महिलाओं के दर्द को नहीं समझ सकती हैं। खुद महिलाएं कोई है, खुद मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गई हैं और आज आप उन्हीं महिलाओं के खिलाफ कह रही हैं। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी की महिला प्रवक्ता कह रही है, इससे बुरा क्या हो सकता है? प्रीति जी, आप जरा सोचिए कि ये महिला ये चिल्ड्रन राइट के लिए लड़ती है, ये चेयरपर्सन है चिल्ड्रन राइट के लिए, और ये यहाँ बैठ के टीवी चैनल में महिलाओं के खिलाफ कह रही है। मेरा काम भी याद हो गया। नहीं, कोई गोलमोल नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ। मेरे बीच में तो आप चिल्लाना शुरू कर दी, तो गोल गोल कौन हुआ? मैं तो बोल रहा था, आप चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? बोलने नहीं दे रहे हैं मिस्टर संबित पात्रा, क्योंकि आप किसी को बोलने नहीं देते हैं। आप चुप हो मैं क्यों नहीं बोलने दे रहा था? प्रीति जी ने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा था। जैसे मैंने महिलाओं के अधिकार की बात करी, आप एकदम बौखला गई। आप चाहती है कि महिलाओं के अधिकार की बात ना हो, आप पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त है। सुन लेते हैं, 30 सेकंड में संबित अपनी बात पूरी करिए। ओनली 30 सेकंड। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा विषय बताना चाहता हूँ। देखिए, नंबर 1, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट दिया, उन्होंने कहा महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है तलाक के विषय में बोलना, क्योंकि महिलाओं की बुद्धि पुरुषों से कम होती है और अगर पति नाराज हो जाएगा तो वो महिला का मर्डर भी कर सकता है। हम ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी और बसपा ऐसा मानती है कि महिलाओं की बुद्धि कम है पुरुषों से, मगर हम इससे सहमत नहीं है। जूही जी, हम आप टाइम कीपर बन के रहिए ना, आप टाइम कीपर बन के रहिए मैडम, वही आप लोग कर सकते हैं। करेंगे तो आपकी नियत और मंशा पर सवाल उठेंगे। जूही जी कह रही हैं कि महिलाओं की जो इंटेलिजेंस है वो पुरुषों से कम है, ये बताइए। जूही, बीजेपी की मंशा पर सवाल क्यों उठने चाहिए? जूही, इनकी मंशा गलत है, क्योंकि ये विवादित मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में इसलिए आते हैं कि घोषणा पत्र में कुछ कहने को होता नहीं है। हाँ, एमएच खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये तो चलते रहेगा। मैं देखिए संबित पात्रा जी से ये पूछ रहा हूँ कि ये आपने घोषणा पत्र में 3 तलाक को लाने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? जब वो सुप्रीम कोर्ट में मांग रखा है, सुप्रीम कोर्ट उसको तय करेगा, तो संबित पात्रा साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या जज हैं? और दूसरी बात, अगर महिलाओं की अच्छाई की बात हो जाए तो इन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, बताइए। कितनी तकलीफ हो रही है महिलाओं की अच्छाई की बात हो जाए? आप बोलिए नहीं। अरे भैया, आपकी महिलाओं में क्या हो रहा है उस तरह जगह हो? बोलिए। आप खाली मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हो, हिंदू महिलाओं के बारे में महिला क्या होती है? कोई चिंता है? आपकी महिला क्या होती है? जलाई जा रही है, कहाँ मारी जा रही है, कहाँ ना, सारी चिंता आप ही को है। एक संत आपका कहता है कि 40 बच्चे पैदा करो। वो तो आप लोगों की कानून व्यवस्था चरमरा के आप लोग ऐसा कर रहे हैं, मगर आप ये बताइए जो विषय को खुद महिलाएं लेके गई है कोर्ट तक, उस पर आप क्यों चिल्ला रहे हैं? उस पर शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके हिंदू धर्म के जो वक्ता हैं वो कहते हैं कि 8 महिलाओं की हक की बात हम करें और सुनाई भी हम, महिलाओं को मारने की बात ये करें। सामने एक मैं सर्वे का जिक्र करना चाहती हूँ। रिसर्च एजेंसी लोकल सर्कल के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर यतीश राजावत हमारे साथ पैनल में मौजूद है, लेकिन उनके पास मैं जाऊं उससे पहले जो सर्वे है उसके कुछ सिनॉप्सिस आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। लोकल सर्वे नाम की एक एजेंसी ने यूपी के मतदाताओं के बीच एक सर्वे किया है जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय पूछी गई है। इसके अलावा आने वाली सरकार से जनता की उम्मीदें क्या हैं उस पर भी सवाल पूछे गए हैं। तकरीबन 5000 लोगों के बीच ये सर्वे पूरा किया गया और कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि राज्य की वर्तमान कानून और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, और आप खुद अगर देखेंगे नतीजों को तो बहुत हैरान करने वाले नतीजे हैं। 45% लोगों ने कहा है कि वो पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं। इनके अलावा उनसे जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या जमीनी खरीद फरोख्त से जुड़े हुए रजिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार की बात पूछी गई तो 37% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार है, और वहीं दूसरी तरफ सेवाओं में बहुत कम सुधार हुआ है, इस बात के लिए 40% लोग सामने आए हैं। साथ ही साथ 58% लोग ऐसा मानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार के कोई अवसर मौजूद नहीं है। इनके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए हर आदमी को कभी ना कभी अस्पताल पहुंचना ही पड़ता है, 70% लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा बताया है। यतीश जी, जरा बताइए
ये जो आपका पूरा रिसर्च है, ये किस तरह से किन किन अलग मसलों पर सामने आए और कैसे जब इस तरह के 3 मसले खास तौर पर बीजेपी के आज मैनिफेस्टो में आप जब देखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि ये सोच से कोसों दूर है, क्योंकि असलियत जमीनी हकीकत तो कुछ और कह रही है आपकी इस पूरे सर्वे में। देखिए वही मसले की बात हो जाती है। 20 करोड़ की आबादी है इस प्रदेश की और हमारे देश का 16% आबादी यहाँ रहती है। यहाँ का नवयुवक इस चीज़ से परेशान है कि वो आगे जाकर अपनी नौकरी की कोई अपॉर्चुनिटी इस प्रदेश में नहीं देखता, इसीलिए उत्तर प्रदेश से लगातार पलायन हो रहा है। ठीक है, ये इस मसले को किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एड्रेस नहीं किया है, ना ही किसी नेता ने अपने भाषण में बात की है। कोई कह रहा है लैपटॉप फ्री दे देंगे, कोई कह रहा है घी फ्री दे देंगे, कोई कह रहा है दूध फ्री दे देंगे, लेकिन असल मुद्दा जो इलेक्टोरेट के सामने है, जो नवयुवकों के सामने है, उसको कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। चिल्लम चिल्ली अच्छी लगती है, मस्जिद पे कर लीजिए, मंदिर पे कर लीजिए, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो अस्पताल है ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेकार हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, कोई काम करता नहीं है। 70% ये लोग कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई हाँ जाने लायक नहीं है क्योंकि उसमें फैसिलिटी नहीं है, कोई वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे कोई केयर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बड़ी क्रूशियल कंपोनेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि उद्योग तभी आता है किसी भी प्रदेश में जब वहां का आम आदमी और उद्योगपति भी थोड़ा सेफ्टी को महसूस करें। लोगों का ये कहना है, 81% लोगों का कहना है कि हम लोग अनसेफ फ्री करते हैं। सुन लीजिए जूही जी, पेशेंस रखिए, इतना तो धैर्य रखना पड़ेगा। आपकी सरकार है, अगर कोई सवाल उठाया जा रहा है तो जवाब पूछा जाएगा, सिर्फ दोषारोपण से बात नहीं बनेगी ना। एक बार सवाल तो सुन लीजिए जूही जी, सवाल ये है मेरा, जो जिन मसलों को ये बता रहे हैं यतीश जी, कहीं ना कहीं शिक्षा, हेल्थ केयर, कानून व्यवस्था, ये आपकी स्थिति जो है वो बयां कर रही है। और ये एक छोटा सा ही सर्वे है लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर तो पेश कर रहा है राज्य की। तो इस पे आप बता दीजिए किस पार्टी ने क्या मुद्दा उठाया कि हेल्थ केयर को हम क्या सुधारेंगे, एजुकेशन। सुन लेते हैं एक मिनट जी, हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारे मैनिफेस्टो में है। मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं कॉपी भिजवा मैं आपको मैनिफेस्टो आपका पढ़ के जी जी मैं आपको पढ़ के सुनाया था आपका मैनिफेस्टो। 5 साल पूरे किए, उसने क्या किया जूही जी? तो नहीं है ना, मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाता हूँ जूही जी। आपका मैनिफेस्टो कहता है कि हम किसान कोष बनाएंगे, आपका मैनिफेस्टो कहता है 50% सब्सिडी देंगे रोड औरतों को, आपका मैनिफेस्टो कहता है कि हम मुफ्त में घी और दूध देंगे, आपका मैनिफेस्टो कहता है कि हम प्रेग्नेंट लेडीज को न्यूट्रिशन डाइट देंगे, आपका मैनिफेस्टो कहता है कि हम मुफ्त में साइकिल देंगे। मेरे को आप बता दीजिए कि आपके मैनिफेस्टो में कोई स्पेंडिंग हेल्थ केयर पे है, आपके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र है कि आप एजुकेशन की क्वालिटी स्कूल और कॉलेजेस में कैसे सुधारेंगे? जूही जी बहुत धैर्यता के साथ, बहुत गंभीरता से मैं उम्मीद करती हूँ। पेज का मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा। जूही जी सुन लीजिए, सिर्फ आप अब बोलेंगी, कोई नहीं बोलेगा। और सुनना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता की वाकई इन 5 सालों में क्या हुआ और आगे का आपके लिए रोड मैप आपके पास क्या है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? जो इन्होंने बताया वो तो खाली रिबन कटा है, खाली रिबन काटा है सुबह से शाम तक 5 साल में। संबित मैं आपको अच्छा मेट्रो से शुरू कर देते हैं। मेट्रो में हमें सिक्योरिटी क्लियरेंसेस चाहिए होती है जो 3 महीना लगता है। अगर उसका भी रिबन काटा है, दिला दे हम चला दें। हमारे ट्रायल रन हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है। रेलवे मिनिस्ट्री से उसकी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस आनी है, आप 1 हफ्ते में दिलवा दीजिए संबित जी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चल जाएगा। हेल्थ केयर की आपने स्पेसिफिक बात की, 5000 का सैंपल लिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट जरूर आपने सही लोगों को लिया होगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये भी डाला है कि हम जो दिल की बीमारी है उनके लिए स्पेशल एम्बुलेंसेस हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेशन करेंगे, जिससे कि जो प्राथमिक चिकित्सा हार्ट अटैक के समय मिलनी चाहिए वो उनको मिले। साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का भी प्राविधान किया है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बनवाए भी हैं और मेडिकल की सीट्स भी बढ़वाई हैं स्पेसिफिकली रखकर, जिससे कि यहाँ पर डॉक्टर्स का इंतजाम हो सके। आपने कहा एजुकेशन के क्षेत्र में क्या करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फंडिंग आने में देर हो जाती है, इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी, अच्छा ये तो सारी पॉलिसीज हैं, ये ऑलरेडी रोल्ड आउट है। इसको उत्तर प्रदेश तक हमने पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाने का प्राविधान किया है। एक डिस्ट्रिक्ट में फंड बनाया है जिसमें
हम अपने हर बजट से पैसा डाल देंगे जिसमें एजुकेशन के लिए प्रावधान कर रहे हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत तब ये प्रावधान कर रहे हैं। संबित, पीएल पुनिया साहब के पास मुझे जाना है, लेकिन मैं आपके पास जरूर आना चाहूंगी। जिन बातों का जिक्र राजावत साहब ने किया, आप अपने मैनिफेस्टो को उन तमाम मुद्दों से, उन तमाम सरोकारों से कितना परिपूर्ण पाते हैं? हमारा आपके में तो मुद्दे कैराना है, आपके में मुद्दे राम मंदिर है, आपके में मुद्दा जिस तरह से लगातार हम दिखा रहे हैं, खास तौर पर लगातार जिक्र कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर क्या सिर्फ ये मसले चिटकते से नहीं नजर आते हैं? आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, ये महिलाओं के साथ अन्याय है कि न्याय है? जरा बता दो। 25 बच्चों को पहले रोक लो, आप 4 बच्चों की बात में करना। अहमद खान साहब, महिलाओं की बुरी दुर्दशा की तरफ ध्यान दे लो। वहाँ मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? मुस्लिम धार्मिक नेता की तरह टीवी पे बयान दे रहे हैं। आप मेरे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता न होकर के एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता के नाते यहाँ पर बैठे हुए लगता है ना आपको मुस्लिम महिलाओं का दर्द है, नहीं उनके प्रगति की चिंता। एक बहुत ही दिलचस्प सर्वे ये सामने आया है जो उत्तर प्रदेश की असल तस्वीर को सामने लेकर आ रहा है, और ये तस्वीर बता रही है कि जो युवा है, जो वहां के मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो किस तरह से परेशान हैं अलग अलग फ्रंट्स पर। लेकिन जहां तक सपा की बात हो, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, या फिर बीजेपी के आज जारी हुए मैनिफेस्टो को अगर हम देख लें, तो बहुत सारी बुनियादी बातें जिसकी कमी नजर आती है, लेकिन जो विवादित बातें हैं वो जरूर रखी गई हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में। तो इसके पीछे की जो असल तस्वीर है वो क्या है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। पीएल पुनिया साहब के पास मैं नहीं आ पाई हूं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो उनके पास जाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्रों पर टकटकी लगाए बैठी रहती है कि शायद ऐसी घोषणा कुछ हो जिसके जरिए वो अभिभूत हो। लेकिन आज बीजेपी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको लेकर कई तरह के जो चर्चा के विषय हैं वो जरूर हम लोग शामिल कर रहे हैं अपनी इस बहस में। और एक सर्वे का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं जो कि लोकल सर्कल ने किया है, जिसमें करीब 5000 लोगों से बातचीत की गई है। पीएल पुनिया साहब, आप आंकड़ों को सुन ही रहे थे। हम लगातार कानून व्यवस्था को लेकर हमने जिक्र किया, जिसमें 45% लोग असुरक्षित महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है, बहुत बुरी स्थिति है, 70% लोग ऐसा ही मानते हैं। वहीं 40% लोगों का ये मानना है कि सेवाओं में बहुत कम सुधार हुआ है। रोजगारों की बात करें तो 58% लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं है। ऐसे में मैनिफेस्टो और साथ ही साथ राज्य का विकास कैसे होगा, जरा इस संबंध में विस्तार से बताइए। देखिए, ये सर्वे में जो बातें लिखी हैं वो अपनी जगह सही है, और हर नागरिक चाहता है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, जो उनसे संबंधित, उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी सुविधाएं हों वो उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, सड़कें ठीक हों, शिक्षा ठीक हो, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हों, और तरह तरह की जो सुविधाएं वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आज आप बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो पे डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से इनके मैनिफेस्टो में ये चीज गौण है, लिखी जाएंगी कहीं ना कहीं, लेकिन इनका वास्तविक मकसद चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन करने का है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर ध्रुवीकरण करने का है। और इसीलिए आपने ठीक कहा कि राम मंदिर का मुद्दा उठाया आपने, ट्रिपल तलाक के बारे में, ये तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केंद्र सरकार ने उसमें एफिडेविट फाइल किया, कुछ और फाइल करने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार को कौन अधिकार प्राप्त हो गया कि ट्रिपल तलाक के ऊपर अपना कोई कानून बनाए या उसके ऊपर कोई निर्देश दे, क्योंकि ये पर्सनल लॉ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के विचाराधीन, उसके कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ये इस तरह की बातें जरूर रखते हैं जिससे पोलराइजेशन हो और समाज और धर्म के आधार पर, जात के आधार पर समाज बटे। विनोद जी, पीएल पुनिया साहब को आप सुन रहे हैं, जो सीधे तौर पर ये मान रहे हैं कि वोटों के ध्रुवीकरण की मंशा इनके पीछे लगती है, चाहे वो कैराना का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो या फिर राम मंदिर का। तो आखिर में अगर बीजेपी की मंशा पर विरोधी सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है?
नहीं प्रीति जी, इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, देखिए जो बातें इस सर्वे में कही और उसके बाद में ये जो बातें आपने 3 बातें कही जो चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित है, इन बातों पर मैं एक बार ये सारे राजनेताओं से एक मत पूछना चाहता हूँ, आखिरकार इनका अपना मंतव्य क्या है राम मंदिर के विषय में? चाहते हैं कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो बहुत लंबी हो जाएगी डिबेट। नहीं मैं हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। बहुत लंबी हो जाएगी डिबेट सर। ट्रिपल तलाक खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बीजेपी मैनिफेस्टो पर है, राम मंदिर में शामिल किया गया है संविधान के मुताबिक, नहीं होना चाहिए। राज्य की जनता ये जानना चाहती है आखिरकार हिंदुओं को दिल्ली अपने उत्तर प्रदेश के अंदर रहने का अधिकार है कि नहीं है? प्रीति जी, आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं, शायद पता नहीं होगा कि 2011 की जनगणना में पहली बार देश की जहां हिंदू जिसको बहुसंख्यक कहते हैं, पहली बार 80% से कम हुआ है पूरे भारत में, और उत्तर प्रदेश की शहरी आबादी 66% से कम हुई है हिंदुओं की। हिंदू शहरों में उत्तर प्रदेश की शहरी आबादी 66% से कम है। अगर हिंदू जाएगा तो जाएगा कहाँ? जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ वहीं पर उसको या तो मरना पड़ा है, भागना पड़ा है, छोड़ना पड़ा है, धर्म पर होना पड़ा है। आखिरकार हिंदू ये इस विकास का हम क्या करेंगे? आखिरकार उस जब सुरक्षा नहीं मिलेगी, हिंदू स्वाभिमान के साथ जी नहीं पाएगा, तो आखिरकार इलेक्शन और इसके मैनिफेस्टो और ये क्या करेगा सरकार? हिंदू समाज वहां पर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पीड़ित है, प्रताड़ित है। आखिरकार हम बहुसंख्यक होते हुए भी भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बना सकते, तो कहां बनाएंगे? क्या मक्का मदीना में जाकर मंदिर बनाएंगे हम मुझे बताइए, जन्मभूमि में मंदिर नहीं बनना चाहिए तो कहां बनना चाहिए? और किसी इस देश के किसी व्यक्ति का अगर मुस्लिम आक्रमणकारी आता है बाबर से कोई संबंध रखता है, तो क्या वो बहुत बड़ा देशद्रोही नहीं है? क्या देश के लिए घातक नहीं है क्या वो? आखिरकार उसका उससे संबंध क्या है? भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर में चाहता हूँ सभी राजनेता मिलकर के तय करें, को बताएं आखिरकार मंदिर चाहते नहीं चाहते। अगर चाहते तो संसदीय कानून के माध्यम से मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है इलेक्शन से पहले कि मंदिर बनाने में बाधक कौन है? आखिरकार क्या वो बाधक है जो राम मंदिर पर राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं? या क्या वो बाधक है जो कि हालात खुलवा देते हैं लेकिन उसको बीच में लगा देते हैं? आखिरकार राज्य की जनता जानना चाहती है कि इस मसले को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे बताइए, राम जन्मभूमि पर मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? आप बार इस बात को कहते हैं। इलेक्शन से पहले मैं कहता हूँ, अगर भाजपा राजनीति करती है उसकी राजनीति को आप खत्म क्यों नहीं कर सकते? आज इसी टीवी चैनल पर आप घोषणा करिए कि हाँ मैं संसद में प्रस्ताव लाऊंगा और मेरी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी राम मंदिर के लिए। आखिरकार क्यों राम मंदिर से भाग जाते हो? भगवान राम का मंदिर जन्मभूमि पर नहीं बनना चाहिए तो कहाँ बनेगा आखिरकार? मुझे बताइए। पुणे साहब आपकी सरकार 60 साल से ज्यादा देश में शासन किया है, उत्तर प्रदेश में हमेशा से आपका शासन रहा है। आप आखिरकार बार क्यों नहीं लगाते हैं? नहीं नाटक ड्रामा मत करिए। नहीं पुनिया साहब आप नाटक आप कर रहे हैं टीवी चैनल पर। मुझे बताइए, आखिरकार राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? क्या इटली में जाकर मंदिर बनाएंगे? क्या इटली की माता को पूछेंगे कि मंदिर कहाँ बनना चाहिए? भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। ये हमारा पूर्ण संकल्प है। मंदिर बनना चाहिए, वहीं पर बनना चाहिए। जब विनोद बंसल कहते हैं कि मंदिर वहीं बनेगा और वो हवाला देते हैं संविधान का, कानून का, लेकिन जो उनका लहजा है वो क्या बताता है? एमएच खान साहब, आपको याद आते हैं भगवान राम? एमएच खान साहब देखिए, ये नहीं, हमें तो हमेशा राम याद रखे हैं। विनोद जी एक मिनट, एमएच खान साहब को बोलने दीजिए। एमएच खान देखिए, नहीं ये बोलने नहीं देंगे। देखिए सुनिए, इनका जो मैनिफेस्टो आया है, एक तो उसमें जो मेन बुलंद आपके बुनकर समाज के लोग हैं, बुनकर समाज के लोग हैं, कितना परेशान है कोई जिक्र नहीं किया गया है। और आपके देखिए कहीं पानी की व्यवस्था की बात ये कह रहे हैं। एमएच खान साहब आप ऐसे बोलेंगे तो फिर आपके मैनिफेस्टो के बारे में लोग पूछने लगेंगे। वो तो मैनिफेस्टो आपके मैनिफेस्टो के बारे में पूछने लगेंगे, वो कब आएगा? हमारा मैनिफेस्टो देखिए, आप पूछिए ना, जो भी बहन जी बोलेंगी वही हमारा मैनिफेस्टो है। हम झूठ नहीं बोलने वाले हैं। खान साहब ये बहुत बढ़िया तरीका है। संबित आपके पास आ रही है। जल्दी 30 सेकंड में मैं संबित के पास जाऊंगी। देखिए खान साहब, ये आपका बहुत ही अच्छा तरीका है। कम से कम बाकी पार्टीज का एक मैनिफेस्टो है जो लिखित में है, जिसको लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या कह रही है पार्टी। और आपका तो मैनिफेस्टो ही नहीं है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप लोग किसी चीज को लिखित में देना नहीं चाहते हैं, कि आपको कभी अकाउंटेबल ही नहीं रखा जा सके आज के बाद या 5 साल के बाद। ऐसी पार्टी को तो मेरे हिसाब से किसी भी वोटर को
मतलब अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि आपके को तो आप कोई वादा ही नहीं करना चाहते। ये मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है खान साहब। मैं आप जैसे सीनियर लीडर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि आप ये कहें कि मायावती जो कहेंगी वही आपका मैनिफेस्टो है। मतलब आज वो ये कहेंगी, कल वो कुछ और बदलेंगी और तीसरे दिन वो कुछ और बदलेंगी और आपका मैनिफेस्टो हर दिन बदलता रहेगा इस तरीके से। ये क्या, ये कहाँ की असलियत है? ज्ञानी बने हैं, ज्ञान बड़ा बांट रहे हो आप। जी आपको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। आप तो बहुत, आप बड़े नेता हैं, आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन आप लिखित में कुछ नहीं देना चाहते। आप अपने आप को कमिट नहीं करना चाहते किसी चीज से। तो ऐसी पार्टी को किसी को क्या, वही मैनिफेस्टो होगा। समित आप अपनी बात कहिए। कैसे कहूंगा, इससे चिल्लाएंगे नहीं, आप कहिए। अब शांत, अहमद खान साहब अब नहीं, शांत हो जाए तभी तो कह पाऊंगा मैं। तो मायावती जो कह रही है वही बसपा का मैनिफेस्टो है। देखिए मैंने शांति से सुना सबको, नहीं मैं शांति से 10 सेकंड लूंगा और सबको सुना था, मुझे सुन लीजिए। मैं 2 बातें यहाँ महत्वपूर्ण रखना चाहता हूँ और ये तू मैं करने से जनता को भी पसंद नहीं आता है। मैं एग्रीकल्चर के विषय में, गरीब किसानों के विषय में भारतीय जनता पार्टी का रुख रखूं। देखिए बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां से किसानों ने आत्महत्या भी की उत्तर प्रदेश में और पलायन भी किया। वही बुंदेलखंड का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है, आप देखिए वहां किस प्रकार की खुशहाली है। जहां की मध्य प्रदेश में हमारे जो कृषि उत्पादन दर जो है, जो रेट है एग्रीकल्चर, सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये गुंडागर्दी बंद करिए। क्या गुंडागर्दी है बताइए? मैं आपको सुन रहा था, या आप लोग यहाँ गुंडागर्दी? कन्या जन्म लेगी 5,000 रुपए आप देंगे, लेकिन उससे पहले जो गर्भवती महिला को फैसिलिटेट करना चाहिए उसका कोई जिक्र नहीं है। और इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों में आप वाईफाई का जिक्र कर रहे हैं। उससे पहले बुनियादी ढांचा, इमारतें तो स्कूल कॉलेजों की सही हो जाए, साथ ही नए उद्योगों को लेकर कोई बात नहीं है। आपने पुलिस में भर्तियां जो खाली हैं उसका जिक्र किया है, आपने दूसरी तरह की भर्तियों का जिक्र किया है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि और बेसिक हुआ जा सकता था इस घोषणा पत्र में? क्यों नहीं इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी ना। आंगनवाड़ी का क्यों नहीं? प्रीति जी देखिए, प्रीति जी बाकी प्रवक्ताओं को कहिए थोड़ा सा संयम रखें। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये किस प्रकार की वार्ता हो रही है? मैं सुन रहा था, ये सुन सकते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए मैं गुंडागर्दी पे विश्वास नहीं रखता हूँ। आप लोग टेलीविजन में ही गुंडागर्दी करते हैं। आप लोग यहीं पर समय नहीं रख सकते हैं, यहीं पर आप लोग अपमान करते हैं। जमीन पे क्या करते होंगे? नहीं आप सोचिए जमीन पे क्या करते होंगे आप लोग। यहाँ पर आप लोग गुंडागर्दी करते हैं, जमीन पे क्या करते होंगे सोचिए। क्यों चुप नहीं होंगे? प्रीति जी आप इस प्रकार की डिबेट करा रही हैं जो आप मैनेज नहीं कर सकती है। ये चुप नहीं होंगे। आप सुन रही हैं यहाँ पर, ये कमाल की एंकर है अभी। संबित जल्दी से। नहीं जल्दी से नहीं, आप नहीं इस प्रकार नहीं होता है। ये आप लोग का नेटवर्क नहीं, आप लोग डिबेट करना सीख लीजिए, वरना आप सीख के आइए। शुरू करिए, आप बात तो रखिए। हाँ नहीं देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। 2012 से 2013 तक अखिलेश जी की सरकार रही, इन्होंने केवल 3 गांव को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया उत्तर प्रदेश में। जबकि जब मोदी जी की सरकार आई 1432 गांव को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग 1536 गांव ऐसे हम लगातार काहे चिल्ला रहे हैं? आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगी आप सभी से, समय की कमी है इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो बातें घोषणा पत्र में जिस भी पार्टी ने अभी तक सामने किया है वो असलियत में जो भी सत्ता में आती है जरूर पालन करने की कोशिश करेगी। इस बीच आपको जाते जाते बता दें कि यूपी की राजनीति पर इस बड़ी बहस में बस इतना ही।